हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमने कल यहीं पर वाइंड अप किया था। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से हमें स्टार्ट करना है। तो लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का हम इसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और हम बहुत फास्ट करेंगे क्योंकि समय अब बचा नहीं है, इसलिए जितने तेज़ी से कर सकते हैं उतनी तेज़ी से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करके इस बुक को भी हमें फिनिश कर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हम्पी की खोज। तो हम्पी की खोज से क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर पंपापति मंदिर के आसपास बसी एक छोटी सी बस्ती है। ठीक है, अनेंगुडी शहर विजयनगर शहर की उत्तरी सीमा चौकी थी, जबकि इसका पूर्वी सीमा चौकी थी। होसपेट शहर का निर्माण कृष्णदेव राय ने नागला देवी के सम्मान में कराया और उसका नाम नागलापुर रखा था, जो सदैव उनका पसंदीदा निवास स्थान रहा। हम्पी में आंतरिक किले और नागलापुर उपनगर के बीच सड़क मार्ग के बारे में डोमिंगो पायस ये वर्णन करता है कि ये सैनिक अभ्यास प्रशिक्षण जैसे स्थान की तरह एक चौड़ी सड़क थी, जिसके दोनों ओर मकानों और दुकानों की पंक्तिबद्ध कतारें थी। तो सही उत्तर चारों के चारों ही हैं। तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर पंपापति मंदिर के आसपास बसी एक छोटी सी बस्ती है। अनेंगुडी शहर विजयनगर की उत्तरी सीमा चौकी थी, जबकि कामपली पूर्वी सीमा चौकी थी। होसपेट शहर का निर्माण कृष्णदेव राय ने नागला देवी के सम्मान में कराया था और उसका नाम नागलपुर रखा था, जो सदैव उनका पसंदीदा निवास स्थान रहा था। हम्पी में आंतरिक किले और नागलापुर उपनगर के बीच सड़क मार्ग के बारे में डोमिंगो पायस ने वर्णन किया है। नेक्स्ट है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और हम्पी के भग्नावशेष कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। हम्पी में ही भगवान विरूपाक्ष का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। हम्पी के भग्नावशेष खंडेरों को 1800 में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाया गया। इन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। नेक्स्ट है, हम्पी के खंडरों को प्रकाश में लाया गया। तो हम्पी के खंडरों को कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाया गया है। नेक्स्ट है, राय नायक तथा सुल्तान। तो कथनों पर विचार करिए। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राया के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ये लगातार होने वाले विद्रोह हालांकि अत्यंत व्यापक थे, परंतु उनका फैलाव स्थानीय था और वे एक दूसरे से पृथक थे। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी और अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय शासक के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ये लगातार होने वाले विद्रोह हालांकि अत्यंत व्यापक थे, परंतु उनका फैलाव स्थानीय था और वे एक दूसरे से पृथक थे। अमर नायकों के ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, बहमनी सुल्तान जिसने राजधानी गुलबर्गा से बीदर बदल दी। तो वो था अहमद शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था और इसकी प्रारंभिक राजधानी एहसानाबाद थी। इसके पश्चात गुलबर्गा को साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। सुल्तान अहमद शाह ने राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर कर्नाटक को बनाया था। अब उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे पर विजयनगर का शहर स्थित है। तो भैया विजयनगर का शहर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना करी। संगम वंश के पश्चात विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः सुलुभ यानी कि सालुव वंश संस्थापक नरसिंह सालुव, तुलुव वंश संस्थापक
वीर नरसिंह तथा अरविडु वंश संस्थापक तिरुमल के राजाओं ने शासन किया। संगम वंश के राजा बुक्का प्रथम ने 1374 के लगभग एक राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। संगम वंश के प्रसिद्ध राजा देवराय द्वितीय इम्मांडी देवराय के समय प्रसिद्ध तिमुरिद राजदूत फारस अब्दुल रज्जाक भारत आया था। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को विश्व का सबसे अच्छा नगर बताया। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में हजारों मुस्लिमों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। विजयनगर का सबसे महान राजा तुलुप वंश के कृष्णदेव राय थे। उनके शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। उन्होंने कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया और इसके पश्चात उड़ीसा और बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया और अपनी मां के नाम पर नागलपुरम यानी कि उपनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, विजयनगर राजवंश के किस शासक ने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर के शासक राजवंशों का सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले आए संगम, फिर सुलुभ, फिर तुलुप, फिर अरविडु। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से तिमुरिद राजदूत ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? तो ये था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, डैश शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो देवराय सेकंड के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो है वो विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय इससे संबंध रखता था। तो कृष्णदेव राय जो है वो तुलुव राजवंश से संबंध रखता था। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक है कृष्णदेव राय। ठीक है, नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। तालीकोटा राक्षरी तंगड़ी का युद्ध 1565 में प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में विजयनगर की सेना और बहमनी साम्राज्य के स्वतंत्र हुए 4 संयुक्त सैनिक संघों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के मध्य हुआ था। इस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और विजयी सेनाओं ने नगर में प्रवेश करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया और यहीं से अराविडु राजवंश ने पेनकुंडा को राजधानी बनाकर शासन किया और बाद में तिरुपति के समीप स्थित चंद्रगिरी को राजधानी बनाकर विजयनगर साम्राज्य का शासन संचालन किया गया। अतः इस युद्ध में बरार शामिल नहीं हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इनमें से दक्षिण के कौन सा सल्तनत रक्कस तंगड़ी या तालीकोटा भी कहलाता युद्ध में मित्रता में शामिल नहीं हुआ था? तो ये बरार शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश। तो विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? तो विजयनगर क्षेत्र के शासकों का उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ में संघर्ष था। विजयनगर के शासकों का उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ संघर्ष हुआ। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया 1512 में और उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514 तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता है? तो कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से इसमें से तो कोई नहीं है। तो कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से विजयनगर साम्राज्य को जाना जाता है। विजयनगर अथवा विजय का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में की गई थी। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? तो 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा कोंटी इतालवी व्यापारी अब्दुल रज्जाक नामक फारस निकोली दी कोंटी जो कि इतालवी थे और अब्दुल रज्जाक नामक फारस राजदूत निकितिन नामक रूसी व्यापारी आदि ने विजयनगर की यात्रा की थी तथा दुआर्ते बारबोसा डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नावो नूनीस आदि ने 16वीं शताब्दी में इस शहर की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? तो अब्दुल रज्जाक ने मैंगलोर शहर का दौरा किया था। 1440 के दशक में अब्दुल रज्जाक ने कालीकट, कोझिकोड तथा मैंगलोर की यात्रा करी और उसने लिखा है कि मैंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा
पूजा स्थल देखा जो मेरे पूरे विश्व में अतुलनीय है। ये वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई, 5 गज और 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी हुई मानव की मूर्ति स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, आयगर प्रथा का पालन किस राज्य में किया गया था? तो आयगर प्रथा का पालन विजयनगर राज्य में किया गया था। आयंगार या आयगर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था है। विजयनगर साम्राज्य में 12 ग्रामीण शासकीय अधिकारियों के समूह को आयगर कहा जाता था और इनका पद पैतृक या वंशानुगत होता था। इन अधिकारियों के पदों की खरीद बिक्री भी होती थी और इनका वेतन भूमि के रूप में या कृषि की उपज के एक अंश के रूप में दिया जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर की नयनकारा पद्धति में भूमि को डैश नियोजित किया गया था। तो भूमि को वार्षिक शुल्क और सैनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों के लिए नियोजित किया गया था। तो विजयनगर की नयनकारा पद्धति अमरनायक पद्धति में भूमि को वार्षिक शुल्क और सैनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों के लिए नियोजित किया गया था और इस प्रकार की भूमि का प्रमुख नायक कहा जाता था। नायकों में अधिकांश ने विजयनगर के राजा के प्रति समर्पण भाव दर्शाया तो कुछ ने विद्रोह का रास्ता अपनाया। अमरनायक पद्धति दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली पर आधारित थी। अमरनायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। वे किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर वसूल करते थे। वसूले गए राजस्व का कुछ भाग राजकोष में जमा करते थे और शेष भाग पर स्वयं उनका अधिकार होता था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की इकाइयों को अवरोहण क्रम में रखिए। तो भैया ये हो जाएगी मंडलम, उसके बाद वलनाडु, वलनाडु के बाद कुर्रम आ जाएगा, कुर्रम के बाद आपका नाडु आएगा, नाडु के बाद स्थल आएगा, स्थल के बाद आपका ग्राम आ जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की इकाई में अवरोहण क्रम है मंडलम यानी कि प्रांतों का विभाजन, फिर वलनाडु, कोट्टम जिला, कुर्रम, नाडु, स्थल, ग्राम जो सबसे छोटी इकाई थी। तो यानी सबसे छोटे ग्राम थे, उसके ऊपर स्थल होते थे, स्थल के ऊपर नाडु, नाडु के ऊपर कुर्रम, कुर्रम के ऊपर वलनाडु या कोट्टम और उसके ऊपर मंडलम। यहाँ पर किस यात्री का उस राजा के साथ सुयोग नहीं हो रहा है जिसके शासन काल में वो आया था? तो भैया निकोलस डाउंटन जो है वो अकबर के शासन काल में नहीं आए थे। निकोली कोंटी देवराय प्रथम के शासन काल में आया, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। लेकिन निकोली कोंटी जो है ये निकोलस डाउटन ये जहांगीर के दरबार में मुगल बादशाह के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। ठीक है, और निकोली कोंटी जो है वो देवराय प्रथम के समय पे आए थे और वो वेनिस इटली का व्यापारी था जिसने दास प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया और इसने रेला नामक पुस्तक लिखी है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आया और ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। नेक्स्ट है, रॉबर्ट शेबल के द्वारा लिखी गई विजयनगर के इतिहास पर उस खंड का नाम बताइए जो वर्ष 1900 में प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित हुआ था अ फॉरगॉटन एम्पायर। अ फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर एक कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1900 में लिखी गई थी और इसके लेखक रॉबर्ट शेवल या शेवल भारत ने औपनिवेशिक शासन के समय मद्रास प्रेसिडेंसी में काम किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार रॉबर्ट शेवल के द्वारा दक्षिण भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में और राज्य के उदय पूरे दक्षिण भारत में इसके विस्तार का वर्णन किया है और वे सारी घटनाएं जिसके कारण इस साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को किसने सामंती कहा है? तो एन काराशिमा ने इसको सामंती कहा। 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को एन काराशिमा ने सामंती कहा। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय था जो तुलुप वंश से संबंधित था। इसने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इसने अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना की थी। निम्न में से किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी और दक्षिणापंथी समूहों, किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया था? तो ये है 1429 में। तो 1429 में तिरुचिरापल्ली विजयनगर जिले में किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी और दक्षिणापंथी समूहों, किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारों के खिलाफ हाथ मिलाया था। राजकीय केंद्रीय कला एवं स्थापत्य। तो निम्नलिखित में से किस यात्री ने महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा है? तो महानवमी डिब्बा को विजय का भवन डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में आया और इस यात्री ने महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा। पायस 1520 के आसपास
दक्षिण भारत में गोवा के व्यापारियों के एक समूह के साथ आया था और उसने विजयनगर राज्य के समृद्धि और यहाँ के सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। धार्मिक केंद्र और मंदिर स्थापत्य, तो निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? तो विट्ठल मंदिर में रथ की मूर्ति जो है वो पत्थर से बनाई गई है। तो विट्ठल मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है। इस मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है। नेक्स्ट है विजयनगर के हम्पी में कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाए गए मंदिरों के नाम। तो भैया कृष्णदेव राय ने बनवाया है कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजार रामा स्वामी मंदिर। ठीक है, तो विजयनगर के हम्पी नामक स्थान पर कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाए गए प्रमुख मंदिर है कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर। हम्पी के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा है विट्ठल स्वामी मंदिर। हजार राम स्वामी मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है और इसके निकट जनान खाना तथा कमल महल बने हुए हैं। अन्य में वरदारज मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में चोल काल में निर्मित है। पार्वती मंदिर जो है वो खजुराहो में मध्य प्रदेश में है, चंदेल काल में निर्मित है। और एकम बरनाथ मंदिर जो है वो कांचीपुरम तमिलनाडु में पल्लव काल में निर्मित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विजयनगर का एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर हजारा राम मंदिर था। संभवतः हजारा राम मंदिर का प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण पैनलों में रामायण के लिए एक दृश्यांश सम्मिलित है। और मंदिर परिसर की एक मुख्य विशेषता रथ गलियां हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और 3 है खाली। ठीक है, तो विजयनगर में हजारा यानी कि हजार राम मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था और ये एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर था। संभवतः हजारा राम मंदिर का प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित पैनलों में रामायण के लिए एक दृश्यांश सम्मिलित है, अर्थात इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियों को दर्शाया गया है। और कृष्णदेव राय ने विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण कराया था। नेक्स्ट है हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? तो ये रामायण की कहानियों को हजारा राम मंदिर में दीवारों पर दर्शाया गया है। अब किसान, जमींदार, राज्य और कृषि समाज और मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। तो किसान और कृषि उत्पाद से पहला क्वेश्चन है, जब्ती पद्धति के अंतर्गत अत्यंत उपजाऊ जमीन का वर्गीकरण ऐसा होता था। तो कैसा होता था? पोलज। तो भू राजस्व सुधार प्रणाली के अंतर्गत मुगल काल में आईने दहशाला पद्धति जो कि जब्ती पद्धति थी उसको लागू किया गया और इसके अंतर्गत भूमि का विभाजन 4 भागों में किया गया। पोलज अत्यंत उपजाऊ जमीन होती थी। परती एक बार खेती करने के बाद 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। चचर या चाचर जो है वो 3 या 4 वर्ष तक खेती नहीं होती थी और बंजर जो है वो खेती करने के अयोग्य भूमि है। बात करते हैं ग्रामीण समुदाय की। तो मुगल कालीन भारत की शहरी आबादी 1601 के लगभग 15% थी। मुगल कालीन भारत की शहरी आबादी के बारे में शिरीन मुसवी ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर में वर्णन किया। इन्होंने लिखा कि 1601 में शहरी आबादी कुल का लगभग 15% थी तथा ग्रामीण आबादी 85% थी। अकबर कालीन इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद के अनुसार अकबर के समय में बस्तियों की संख्या लगभग 3200 थी और 120 बड़े शहर मौजूद थे। अब है चांदी का बहाव यानी कि व्यापार। तो अकबर के शासनकाल में शेरशाह का चांदी का रुपया जो आकृति में गोल था एक मानक सिक्का था। निम्नलिखित में से अकबर के द्वारा कौन सा चौकोर चांदी का रुपया जारी किया गया? तो ये किया गया था जलाला। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में शेरशाह का चांदी का रुपया जो आकृति में गोल था जो एक मानक सिक्का था, अकबर के द्वारा जलाला नाम का चौकोर चांदी का रुपया जारी किया गया। इसका वजन रुपए का आधा होता था और ये 175.5 ग्रेन का था। इसके अलावा अकबर ने मुहर, सशंब, इलाही आदि सोने के सिक्के तथा दाम और जीतल नामक तांबे का सिक्का भी जारी किया। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपए की शुरुआत की थी। चांदी और तांबे के विनिमय का अनुपात 1:64 था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सम्राट ने ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपए की शुरुआत की? तो ये था शेरशाह। नेक्स्ट है, अबुल फजल की आईने अकबरी। तो अबुल फजल ने अपने 12 प्रांतों का वृत्तांत में सभी उत्तर भारतीय प्रांतों का विस्तृत क्षेत्रीय सांख्यिकी ब्यौरा दिया। इसमें अबुल फजल के द्वारा कौन से प्रांत या प्रांतों का रिकॉर्ड शामिल नहीं किया गया है? तो भैया ये रिकॉर्ड जो है आपका शामिल नहीं किया गया है
बंगाल का, थट्टा का और कश्मीर का। तो लाहौर का ही किया है उसने। तो अबुल फजल ने अपने 12 प्रांतों का वृत्तांत में सभी उत्तर भारतीय प्रांतों का विस्तृत क्षेत्रीय सांख्यिकी ब्यौरा दिया है। इसमें अबुल फजल के द्वारा कश्मीर, बंगाल और थट्टा प्रांत का ब्यौरा शामिल नहीं किया गया। सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया था। दक्षिण विजय के बाद 3 और प्रांतों को मिलाकर अकबर के काल में 15 प्रांत हो गए हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे काल रेखा। अहमद शाह अब्दाली कौन से कुल का था? तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो दुरानी कुल के हैं। अहमद शाह अब्दाली दुरानी यानी कि दुर्रानी कुल से संबंधित था। शासक बनने के बाद उसे दुर्रान की उपाधि दी गई। उसने भारत पर 1748 से 1767 तक 6 बार आक्रमण किया। उसने पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है आपका शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार से। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं, समय अभी है। तो लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी। तो मुगल शासक और उनका साम्राज्य। तो अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा भैया बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो अकबर ने गुजरात विजय जो कि 1572 में प्राप्त करने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था और ये आगरा शहर में फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। ये हिंदू और फारसी कला का बेजोड़ नमूना है। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें लिखी हैं और उसके पूर्वी तोरण पर फारसी में शिलालेख अंकित है। किस राजपूत शासक ने दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो राणा बीर साल के दरबार में हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजपूत राजा राणा बीर साल के किले में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलालुद्दीन था। अकबर को सर्वप्रथम 1551 में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया और राज्याभिषेक कालानौर, गुरदासपुर, पंजाब नामक स्थानों पर ईंटों के सिंहासन पर 14 फरवरी 1556 को बैरम खां के संरक्षण में किया गया। आमेर जयपुर के राजपूत राजा भारमल बिहारी मल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था और अकबर के साथ किसी राजपूत राजकुमारी का यह प्रथम विवाह था। अकबर की अंतिम विजय 1601 में असीरगढ़ की विजय थी और अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। उसने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य और समन्वय की नीति अपनाई है। नेक्स्ट है, अकबर 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ था। तो कहाँ पैदा हुआ था? तो भैया अमरकोट में। ठीक है, तो किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ? तो अकबर का राज्यारोहण कालानौर में हुआ था। ठीक है, प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध आरंभ किए थे तो वो प्रथम राजपूत राजा थे जयपुर के राजा। ठीक है, भारमल। अकबर का अंतिम विजय किस पर था? तो अकबर का अंतिम विजय है असीरगढ़ के किले पर था और यही इसकी अंतिम विजय थी। राष्ट्रीय शासक किसको कहा गया है? तो राष्ट्रीय शासक कहा गया है अकबर को। नेक्स्ट, इतिवृत्तों की रचना। तो चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? तो चारण चरित्र लिखने के लिए कपड़ा, पेपर, ताड़ का पत्ता, इन सभी सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। तो चारण चरित्र लिखने के लिए प्राचीन काल में कपड़ा, ताड़ का पत्ता, भुजपत्र आदि का उपयोग किया जाता था। चारण चरित्र का अर्थ है वंश की कीर्ति गाने वाला, अर्थात चारणों के द्वारा ऋषियों तथा देवताओं की प्रशंसा में गाए गए गीत। चारण परंपरा प्राचीन भारत में ऋषि संस्थान के रूप में आरंभ हुई। संस्कृत ग्रंथों में चारणों को देवताओं की स्तुति करते हुए चित्रित किया गया है और इनके बारे में जानकारी ऋग्वेद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया है? तो ये है फतहुल्लाह सिराजी। मीर फतहुल्लाह सिराजी फारस के निवासी थे जो अकबर के समय प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे, लेकिन ये अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। सिराजी अकबर का बहुत प्रिय था। सिराजी ने मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया और सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा में मकूलत बौद्धिक विज्ञान पाठ्यक्रम को प्रारंभ करवाया। चित्रकला। हुमायूं के अधीन चित्रित निम्नलिखित पांडुलिपियों में से किस पांडुलिपि चित्रण में तबरीजी और बुखारा तत्वों का समावेशन दिखाई देता
देता है, तो ये निज़ामी के खमसा में दिखाई देता है। हुमायूं के अधीन चित्रित निज़ामी के खमसा पांडुलिपि चित्रण में तबरीजी और बुखारा तत्वों का समावेशन दिखाई देता है। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 फारसी चित्रकारों को ईरान से दिल्ली लाया। इन्होंने ही मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया और मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा प्रशासन की भाषा में लिखे गए थे। अकबर ने बहुत सोच समझकर फारसी को दरबार की भाषा बनाया था। मुगल काल में पर्शियन को छोड़कर अरबी, तुर्की, भारतीय आदि भाषाएं महत्वपूर्ण थी। इसी भाषा में महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों का अनुवाद किया गया। सभी पुस्तकें पांडुलिपि के रूप में थी, अर्थात हाथों से लिखा गया था और इसमें कहानियों को चित्रों के रूप में समझाया गया है। महाभारत ग्रंथ का अनुवाद रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक के नाम से किया गया और इसमें कहानियों को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। अकबर के समय तूतीनामा का चित्रण किया गया था और तूतीनामा के चित्र हमजा नामा के चित्रों के समान है। इनमें से किस शासक के अधीन तूतीनामा को चित्रित किया गया है? तो अकबर। रज़्मनामा एक उल्लेखनीय पांडुलिपि थी जिसमें डैश उल्लेख है। क्या उल्लेख है? तो चित्रों का उल्लेख है। मुगल शासन की एक महत्वपूर्ण भाषा कौन सी थी? तो मुगल शासन की महत्वपूर्ण भाषा थी पर्शियन यानी कि फारसी। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची है? तो भैया चित्रकला जो है वो जहांगीर के समय पर पहुंची थी। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं। तो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई क्योंकि ये चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया। अकबर के समय पांडुलिपियों को चित्रित किया गया। जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी क्योंकि वो चित्रकारिता के बहुत ही दिलचस्पी रखता था। इसलिए अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। ठीक है, और अकबर के समय पांडुलिपियों को चित्रित किया गया है और जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर, अबू अल हसन और विशन दास मनोहर आदि प्रसिद्ध चित्रकार हुए और इन चित्रकारों ने पशु पक्षियों, व्यंग्यात्मक तथा मनुष्यों के चित्रों को सजीतात्मक तरीके से चित्रित किया। जहांगीर के समय हस्तलिपि चित्रण के स्थान पर छवि चित्रों, पोर्ट्रेट, प्राकृतिक दृश्यों और पृथक लघु चित्रों को बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबू अल हसन डैश के समय के दौरान रहते थे। तो ये रहते थे जहांगीर के समय पर। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल बादशाहों में कौन चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता था? तो जहांगीर जो है वो बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी रखता था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में रुचियों में एक विशिष्ट बदलाव हस्तलिपि चित्रण में छवि चित्रण, पोर्ट्रेट और पृथक लघु चित्रों के रूप में हुआ? तो ये हुआ है जहांगीर के समय पर। नेक्स्ट, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी, बिल्कुल, और वो अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है कि वो अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। ठीक है, तो ये सही है लेकिन आर गलत है। तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी और इसका एक कारण ये था कि जहांगीर खुद चित्रकला का काफ़ी शौकीन था और चित्रों को बनाता भी था, किंतु जहांगीर अन्य कलाओं में भी रुचि रखता था। स्थापत्य कला में सर्वप्रथम पित्रादुरा का प्रयोग जहांगीर के समय में किया गया और कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ। अब बात करेंगे अकबरनामा और बादशाहनामा की। तो निम्न में से किस मुगल पांडुलिपि को अकबर ने सर्वप्रथम चित्रित करने का आदेश दिया था? तो ये पांडुलिपि है हमजानामा। ठीक है, तो अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया जिसमें सर्वप्रथम दास्ताने अमीर हमजा या हज़्मनामा है। हमजानामा मूलतः अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है जिसका चित्रण हुमायूं काल में प्रारंभ हुआ था और अकबर ने बसावन के द्वारा तारीख़े खानदान तैमूरिया का चित्रण करवाया जिसमें तैमूर वंश के आरंभ से अकबर के काल के 22वें वर्ष को चित्रित किया गया है। अब बात करते हैं आदर्श राज की। तो मुगल काल में जजिया कर से संबंधित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अकबर ने एक सेकेंड, अब सीधे हम कूट ही देखेंगे। तो अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त किया था, बिल्कुल सही है। 1575 में जजिया पुनः लागू किया, ये भी सही है। अकबर ने 1569 से 1580 में जजिया को पुनः समाप्त किया। ठीक है, और औरंगजेब ने 1669 में जजिया को पुनः लागू किया। तो ऑप्शन नंबर आपका
सी है। तो मुगल काल में जजिया कर लिया जाता था, किंतु अकबर ने सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता के कारण 1564 में इसे समाप्त कर दिया। बदायूनी बताता है कि अकबर ने 1575 में जजिया को पुनः लागू कर दिया, किंतु 1579 से 80 में उसने जजिया को पुनः समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने अपने राजनीतिक और आर्थिक कारणों की वजह से 1679 में जजिया को पुनः लागू कर दिया और जजिया कर भुगतान हिंदू पुरुषों को करना पड़ता था। ज्ञात है कि 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? तो जजिया कर का भुगतान करना होता था हिंदू पुरुष को। ठीक है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया? तो तीर्थ यात्रा कर 1563 में अकबर ने बंद कर दिया था। अब बात करेंगे एक दैवी प्रकाश राजत्व के सिद्धांत की। तो अबुल फजल की संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में निहित है? तो ये अकबरनामा में निहित है। तो अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 में हुआ था और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसी पुस्तकों की रचना करी है। अकबरनामा में अकबर के समय के साम्राज्य की भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर से निस्तृत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के पदानुक्रम में मुगल राजस्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। अबुल फजल संप्रभुता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित करता है। उसने लिखा कि राजा को अपनी प्रजा के 4 तत्वों जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा करना चाहिए और इसके बदले में वो आज्ञा पालन और संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग करता है। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु की शक्ति और दैवी मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए कि सुबह की अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के उपरांत वो अकबर अपने महल की पहली मंजिल की खिड़की से दर्शन देता था। सभी वर्गों के लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके महल की दीवार के बाहर एकत्र होती थी और अपनी अर्जी शिकायतें बादशाह तक पहुंचा सकती थी। ये प्रथा झरोका दर्शन कहलाती थी। कुछ हिंदू तब तक कुछ खाते पीते नहीं थे जब तक वे बादशाह के दर्शन नहीं कर लेते थे। उन्हें दर्शानिया कहा जाता था। तो भैया ये चारों ही सही हैं। ठीक है। तो सुबह की अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के उपरांत अकबर अपने महल की पहली मंजिल की खिड़की से दर्शन देता था और सभी वर्गों के लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके महल की दीवार के बाहर एकत्र होती थी और अपनी अर्जी बादशाह तक पहुंचा सकती थी। ये प्रथा झरोका दर्शन कहलाती थी। कुछ हिंदू तब तक खाते पीते नहीं थे जब तक वे बादशाह के दर्शन नहीं कर लेते थे। उन्हें दर्शानिया कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, धार्मिक सिद्धांत सुलह कुल। तो दीन इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है भैया मोहसिन फानी ने। चलो देख लेते किसने लिखा है। वी.एस. स्मिथ ने लिखा है। तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी और उसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। अकबर के दीन इलाही के संबंध में इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। वी.एस. स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का। मोहसिन फानी ने अपनी रचना दाबिस्तान मजाहिब में पहली बार इसे स्वतंत्र धर्म के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट, अकबर का चिश्ती प्रांतों के प्रति गहरा सम्मान था और वो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। निम्न में से किस वर्ष से उसने प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद कर दिया? तो वो है 1580। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। 16वीं शताब्दी आते आते अजमेर की ये दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। अकबर ने दरगाह की पहली यात्रा 1562 में की और उसने चिश्ती दरगाह में मस्जिद, देगा तथा दरगाह का विस्तृत निर्माण करवाया था। अकबर कुल 14 बार ख्वाजा मोइनुद्दीन की मजार पर दर्शन के लिए आया था। अकबर ने 1580 में अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर जाना बंद कर दिया। अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? तो अकबर मस्जिद, देग और दरगाह बनाने के लिए जिम्मेदार था। ठीक है। शाही नौकरशाही, केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन। तो अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था। तो सिकों, परगनों या दस्तूरों, बताओ। तो इसने भैया प्रशासन की सुविधा के लिए सर्वप्रथम मुगल बादशाह अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष अर्थात 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों यानी कि सूबों में विभाजित किया था। दक्षिण में बरार, खानदेश और अहमदनगर की विजय के बाद सूबों की संख्या अकबर के शासनकाल के अंत में 15 हो गई थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में केवल 12 सूबों का वर्णन किया है। ठीक है। कितने सूबों का? 12 सूबों का।
एक पदानुक्रमित पैटर्न में अधिकार और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने किस विचारधारा का पालन किया? तो अकबर ने जो है इंपीरियल आइडियोलॉजी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। तो अकबर ने भारत की राजनीतिक एकता स्थापित करने में साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए राजनीतिक एकता स्थापित करना आवश्यक था और उसकी राजपूत नीति विभिन्न विद्रोहों के दमन नीति इसी परिप्रेक्ष्य को साबित करता था। अकबर ने मौर्य सम्राटों के समान समस्त साम्राज्य में प्रशासनिक एकता स्थापित की। एक पदानुक्रमित पैटर्न में अधिकार और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने इंपीरियल आइडियोलॉजी विचारधारा का पालन किया, जो व्यवस्था जनकल्याण की भावना से प्रेरित थी। नेक्स्ट है, शेरशाह को अकबर का अग्रदूत मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रशासनिक नीतियां अकबर ने अपनाई हैं। ठीक है, तो प्रशासन में शेरशाह को अकबर का अग्रदूत माना जाता है क्योंकि अकबर ने उसकी प्रशासनिक नीतियों को अपनाया था। शेरशाह के द्वारा उल्लेखनीय प्रशासनिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण राजस्व प्रणाली का पुनर्गठन था। अकबर ने शेरशाह के द्वारा शुरू की गई देशाला पद्धति को टोडरमल के अधीन नवीन सुधारों के साथ लागू किया। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक विभागों तथा डाक प्रणाली को भी अकबर ने कुछ सुधारों के साथ यथावत बनाए रखा। मीर बख्शी निम्नलिखित में से किन विभागों का प्रभावी होता था? तो मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। साथ ही उच्चतम वेतनदाता खुले दरबार के बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था और नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। किंतु प्रांतों का जो मीर बख्शी है वो सैन्य विभाग का प्रमुख होने के साथ साथ गुप्तचर और सूचना विभाग का भी प्रमुख होता था। सैनिकों की भर्ती, उसका हुलिया रखना, घोड़ों और हाथियों को दागा जाना, सैनिकों के शस्त्र और रसद आदि की देखभाल करना मीर बख्शी का कार्य था। और मुगल प्रशासन में हाथियों की 7 श्रेणियां थी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में हाथियों की कितनी श्रेणियां थी? तो मुगल प्रशासन में हाथियों की 7 श्रेणियां थी। मुगलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी जागीरें अमीरों को वंशानुगत एवं स्थायी रूप से प्रदान की जाती थी? तो ये प्रदान की जाती थी आपकी वतन जागीरी और साथ ही अल्तून तमगा जागीर। तो मुगलों के शासनकाल में वतन जागीर और अलतमगा यानी कि अल्तून तमगा जागीर अमीरों को वंशानुगत एवं स्थायी रूप में प्रदान की जाती थी। वतन जागीर मुख्यतः राजपूतों को उनके अपने ही क्षेत्र में प्रदान की जाती थी, जबकि अलतमगा जागीर मुसलमानों को दिया जाता था, जिसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी। और नगद वेतन के बदले दी जाने वाली जागीर वेतन जागीर थी, जो कि वंशानुगत नहीं होती थी। नेक्स्ट है, मददे माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो मददे माश मुगल प्रशासन में संबंधित था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। मददे माश मुगल प्रशासन में विद्वानों यानी पंडितों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित थी। मुगल काल में मददे माश एक ऐसे प्रकार की भूमि थी जो संतों, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों, पंडितों को अनुदान में दी जाती थी। ये भूमि कर मुक्त होती थी और इस भूमि पर बादशाह का पूर्ण अधिकार रहता था। भूमि को अनुदान में देते समय सामान्यतः ये ध्यान रखा जाता था कि भूमि खेती करने योग्य हो, लेकिन उस पर खेती नहीं की जा सकती है। सद्र उस सुदूर मददे माश अनुदान मंत्री था और वो स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों यानी चर्च धर्म संबंधी मामलों का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता था। पंडितों को दी जाने वाली अनुदान रूपी जमीन को क्या कहते थे? तो इनको कहते थे मददे माश। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में चर्च यानी कि धर्म संबंधी मामलों के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो धर्म संबंधी मामलों के मुख्य न्यायाधीश होते थे काजी। कौन होते थे? काजी। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत, ईरानी और तुरानी मनसबदारों की संख्या में कमी आई। औरंगजेब ने दक्कन में आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत, ईरानी और तुरानी मनसबदारों की संख्या में कमी आई और इसका एक तो कारण ये था कि औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान करी थी। ठीक है, दूसरे जागीरों की संख्या सीमित थी, किंतु जागीर चाहने वाले ज्यादा थे। तीसरे, औरंगजेब का ज्यादा झुकाव मुस्लिम वर्ग की तरफ था। अतः कथन और कारण सही है, किंतु व्याख्या नहीं करते। अब आ जाते हैं विविध पे। तो 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की? तो 712 ईस्वी में भैया आया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त करी और इराक के
गवर्नर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए 711 ईस्वी में भेजा था। जून 712 में कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर सिंध पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समकालीन स्रोत ग्रंथों को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर का चयन कैसे करना है? खरजाइन उल फतूह, वाकियात मुश्ताकी, तबकात अकबरी और मासिर जहांगीरी। ठीक है, तो भैया करजाइन उल फतूह जो है वो अमीर खुसरो यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिखी गई है, अमीर खुसरो के द्वारा। वाकियात मुस्ताकी लिखी है शेख रिजकुल्लाह ने, जो कि शेरशाह के शासनकाल में था। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है, जो कि अकबर के शासनकाल में था। और माइसिर जहांगीरी ख्वाजा कामगार ने लिखी है, जो कि जहांगीर के शासनकाल में था। अब सूची 1 से सूची 2 मिलानी है। ठीक है, तो ये राजस्व संबंधी शब्दावली की सूची है। ठीक है, तो चलो भैया मिला लेते हैं। तो पट्टा जो है वो गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र होता था। कबूलियत क्या होता था? तो कबूलियत स्वीकार्यता पत्र होता था, नाम से ही पता कबूल है ना, स्वीकार्यता पत्र। तशखीस क्या होता था? तशखीस जो है वो राजस्व आकलन होता था। और तहसील असल संग्रह होती थी। ठीक है, नेक्स्ट। तो पट्टा तथा कबूलियत इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी ने करी है। और राज्य किसान को जो भूमि देता था उसका विवरण दस्तावेज में लिखा होता था, जिसे पट्टा यानी कि भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र कहा जाता था। और किसान उस भूमि पर कितना लगान देगा उसे कबूलियत यानी कि स्वीकार्यता पत्र कहा गया है। तशखीस से राजस्व आकलन तथा तहसील से असल संग्रह का संबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को शाप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है? तो ये कहा है भैया पतंजलि ने। ठीक है, तो प्रसिद्ध इतिहासकार डी.एन. झा ने अपनी नई किताब अगेंस्ट द ग्रे नोट्स ऑन आइडेंटिटी, इंटॉलरेंस एंड हिस्ट्री में प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि से सबूत लाते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने महाभाष्य में प्रसिद्ध रूप से कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण शाश्वत दुश्मन है, जैसे सांप और नेवला। कृषि नवाचार देख लेते हैं और ज्ञात प्रमाणों से सुमेलित करना है। ठीक है, कृषि नवाचार को अरे 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 तो भारत में गुलाब की खेती का प्रथम सीधा संदर्भ जो है वो हुआन 1422। रेशम उत्पादन का बंगाल में उल्लेख है बरनी 1357। बीज बोने की भारतीय मशीन की प्रथम जानकारी बाम्बोसा 1516। और गन्ने के भारतीय कोल्हू की प्रथम जानकारी करेरी 1695 में। ठीक है, निम्न में से किस इमारत को राजा मानसिंह ने नहीं बनवाया था? तो भैया रोहतास का किला जो बिहार में है वो राजा मानसिंह ने नहीं बनवाया है। राजा मानसिंह ने गोविंद देव मंदिर वृंदावन में बनवाया, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में बनवाया है और जलमहल नारनौल में बनवाया। तो रोहतास के किले का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए बनवाया था। और हैबत खां तथा ख्वास खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना को इस किले में शेरशाह ने नियुक्त किया था। ठीक, अब हम पहुंच गए हैं उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो एक सेकंड रुक जाते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी खत्म, बस ये खत्म ही होने वाली है बुक आपकी। तो पहला क्वेश्चन है बंगाल और वहां के जमींदारों से। तो पूर्वी बंगाल का एक बड़ा भाग 1870 के दशक एवं 1880 की शुरुआत के दौरान कृषि अशांति की चपेट में आया। और इस अशांति के दौर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कथन नंबर ए आपका सत्य नहीं है, तो पढ़ लेते हैं। तो मई 1873 में पाबना जिले में यूसुफशाही परगना को एक कृषि लीग का गठन जमींदारों की मांग की पूर्ति हेतु किया गया। ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि अशांति जमींदारों द्वारा कृषि की जोत भूमि पर लागू किराए में वैध सीमा से ज्यादा बाहर वृद्धि करने के प्रयास के कारण उत्पन्न हुआ था। ठीक है, सत्य ये है कि ये अशांति जमींदारों की 1859 में अधिनियम के तहत जोत किसानों को मिलने वाली अधिभाग अधिकारों को अधिग्रहित हासिल करने से जोत किसानों को रोकने के प्रयासों के कारण उत्पन्न हुई थी। सत्य ये है कि जमींदारों ने अपने मकसद को हासिल करने हेतु भूमि से जबरन निष्कासन यानी कि बेदखली करने और किसानों की फसलों और मवेशियों को जब्त करने के अवैध जबरन बलात् तरीकों के अलावा जोत किसानों को खर्चीले अदालती
मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया था। तो पूर्वी बंगाल में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगने में 1873-76 के बीच पाबना किसान विद्रोह हुआ था, जिसने नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इसी विद्रोह के कारण पूर्वी भारत का एक बड़ा भाग 1870 से 80 के दशक में अशांत रहा और यहाँ पर कृषि लीग का गठन जमींदारों की मांग की पूर्ति के लिए नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसी बुकानन राजमहल की पहाड़ियों से। तो फ्रांसी बुकानन किससे संबंधित है? तो फ्रांसिस बुकानन जो है वो आपके कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना से संबंधित है, बॉटनिकल गार्डन के प्रभारी के रूप में जाने जाते हैं और गवर्नर जनरल के सर्जन के रूप में। तो फ्रांसिस बुकानन ने भारत के गवर्नर जनरल वेलेजली के शल्य चिकित्सक के रूप में काम किया है। इन्होंने अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान वहां पर एक चिड़ियाघर का निर्माण कराया था, जिसे कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना गया है। इन्हें कुछ समय के लिए वानस्पतिक उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन का प्रभारी भी बनाया गया था। नेक्स्ट है उत्तरी बंगाल के धनी किसान कहलाते थे। तो उत्तरी बंगाल के धनी किसान जोतदार कहलाते थे। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। नेक्स्ट है संताल यानी कि अगुआ बाशिंदों से। तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो भैया ये जनजाति थी आपकी संथाल जनजाति। तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। संथाल जनजाति के आदिवासियों को ही पहले खरवार कहा जाता था। अंग्रेजों ने इनकी सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। 1833 में भागीरथ मांझी नामक आदिवासी नेता ने अपने समुदाय के लोगों को विश्वास दिलाया कि वे अंग्रेजों से लड़कर उन्हें उनकी जमीनों पर भी फिर से कब्जा दिलवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी कि आदिवासियों को हिंदुओं के इष्ट देव भगवान राम की पूजा करनी पड़ेगी। सभी लोगों ने आदिवासी बाबा जी नाम से प्रसिद्ध भागीरथ मांझी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन संथाल विद्रोह डैश में हुआ था। तो ये 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को आरंभ हुआ था, जो अंग्रेजों के द्वारा लागू भू राजस्व नीति के खिलाफ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह के दमन के लिए सैन्य कानून लगा दिया, जो 3 जनवरी 1856 तक चला। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण था। ये विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने और अंग्रेजों की सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व 2 भाइयों सिद्धू और कानू ने किया था। विद्रोह को दबाने में अधिकांश भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। संथाल परगने में सिपाहियों ने सबसे पहले किसानों पर गोली चलाई थी। मुर्शिदाबाद के नवाब ने हाथियों की सेना भेजकर हाथियों का अंग्रेजों का साथ दिया था। संथाल परगने में सिपाहियों ने पहले गोलाबारी की किसानों पर। किस पे करी थी? किसानों पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने संथाल विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो वो मुर्शिदाबाद के नवाब है। 1855 के संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ब्रिटिश उपनिवेशी प्राधिकरण के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था और ये वर्तमान के झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्से में घटित हुआ था। तो पहला दूसरा दोनों सही है। तो संथाल आदिवासियों का विद्रोह जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ 1855-56 में प्रारंभ किया गया और इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार ने संथाल परगने का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत भागलपुर और वीरभूम जिला शामिल था, जो वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किसने बरहेट बाजार में छापा मारा, जो साहूकारों का निवास भी था? तो बरहेट बाजार में छापा संथालों ने मारा था। संथाल पूर्वी भारत की एक प्रमुख जनजाति थी, जो मुख्यतः छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती थी। पहाड़ी क्षेत्रों एवं जंगलों में रहने वाले संथालों के क्षेत्रों में मैदानी लोगों के लगातार प्रवेश होते जा रहे थे, जिससे वे चिंतित थे। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र को संथालों के द्वारा साफ करके खेती योग्य बनाया गया था और अब बाहरी जमींदारों का अधिकार होता जा रहा था। महाजनों का शोषण चक्र भी यहाँ चल रहा था। यहाँ रेलवे निर्माण कार्य में यद्यपि संथाल मजदूरी में संलग्न थे, फिर भी कम मजदूरी देकर उनका शोषण हो रहा था। अंततः संथाल जनजाति ने भूमिकर और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सशस्त्र संथालों का एक जत्था बरहेट बाजार पर 50 महाजनों और अड़ातियों का सूद सहित पूरा हिसाब चुकता कर दिया था तथा उनके दस्तावेज जला दिए गए। जमींदारों की खड़ी फसलों में आग लगा दी गई और रेल मार्ग निर्माण कार्यों में तोड़फोड़ करके बाधाएं उत्पन्न की गई हैं। नेक्स्ट है
किस सरकारी अधिनियम के तहत संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां विधायिका का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होता जब तक कि राज्यपाल इसे पूर्व सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा निर्देशित नहीं कर सकते। तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कुछ इलाके पूरी तरह तथा कुछ आंशिक रूप से बाहर रखे गए थे। इस अधिनियम में संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया था। भारतीय आजादी के बाद संविधान सभा की उपसमिति ने इन्हें अधिसूचित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया और इसके अंतर्गत पूरी तरह से बाहर रखे गए इलाके छठी सूची में दर्ज कराए गए और आंशिक रूप से बाहर रखे गए क्षेत्र 5वीं अनुसूची में रखा गया। इस तरह उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित झारखंड के इलाके आदिवासियों को अपनी लंबी लड़ाई के बाद भी संवैधानिक रूप से विशिष्ट क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है देहात विद्रोह, राजस्व प्रणाली। तो रिकॉर्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? तो रिकॉर्डियन विचारों से हम ये समझते हैं कि इसमें सुझाव दिया गया कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। ठीक है, तो रिकॉर्डो विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए, अर्थात भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी की अधिशेष आय होगी जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए ही होगी। तो ये है 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया था जिसमें ये कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होगा। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाताओं ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे वर्ष एक नया बंध पत्र भरवाने लगा। जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा एकत्रित हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता था और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता था। इस कानून के द्वारा अंग्रेजों का उद्देश्य किसानों की भलाई की कामना नहीं करना था, वे साहूकारों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित भी नहीं करना चाहते थे तथा न्यायिक प्रणाली की पवित्रता की रक्षा करना उनका उद्देश्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा डेविड रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत का हिस्सा नहीं था? तो भाई भू उत्पाद में वृद्धि के लिए अधिशेष उत्पादन कर इस प्रकार लगाया गया कि कर जोतदारों को और अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करेगा, तो ये नहीं था। ठीक है, और डेविड रिकॉर्डो के लगान का सिद्धांत था कि किसी समय प्रचलित औसत लगान पर भूस्वामी को वैधानिक अधिकार होता था और कुल उत्पादन के अधिशेष भाग पर कर लगाने का अधिकार राज्य के पास था और अगर अधिशेष भूस्वामी के पास रहता तो वो लगान का स्वामी रेंटियर बन जाएगा। ठीक है, ये था। तो भू उत्पादकता में वृद्धि के लिए अधिशेष उत्पादन पर इस प्रकार कर लगाया गया कर जोतदारों को अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करना डेविड रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत का हिस्सा नहीं था। डेविड रिकॉर्डो 1820 के दशक तक इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और औपनिवेशिक अधिकारियों ने उनकी पुस्तक का अध्ययन विस्तार से किया था और इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर अपनी राजस्व नीति तय करी। सूर्य अस्त कानून का क्या अभिप्राय था? तो सूर्य अस्त कानून का अभिप्राय था स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदार की नीलामी की जा सकती थी। ठीक है, तो भैया इतना कड़ा कानून था। तो सूर्यास्त कानून का अभिप्राय कॉर्नवालिस के द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त कानून 1793 से है और इसके अनुसार यदि पूर्व निर्धारित तिथि को सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है दक्कन दंगा आयोग। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर रैयतों ने दुकानदारों पर हमला किया और बही खातों और ऋणबंधों को जला दिया था? तो ये था सूपा। ठीक है, तो सूपा आधुनिक पुणे में एक विपणन केंद्र यानी मंडी था जहां व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को सूपा मंडी के समीप ग्रामीण इलाकों के रैयत यानी कि किसान एकत्रित हुए और उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋणबंधों को मांग करते हुए उन पर हमला कर दिया तथा बही खातों को जला दिया और अनाज को लूट लिया। यहाँ तक कि कुछ साहूकारों के घरों में आग भी लगा दी गई थी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी होता है खत्म और अब हम कल करेंगे 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। ये बहुत जल्दी ये पूरा हमारी बुक भी ये वाली भी फिनिश होने वाली है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो, आज का क्लास? अगर पसंद आई हो तो भैया क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बाय।